यह कहानी है मुस्कान की। मुस्कान एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में था। वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, इसलिए घर वालों ने उसका नाम मुस्कान रख दिया था। मुस्कान के अब्बू का नाम जमाल था और उसने अपनी बेटी का रिश्ता अपने एक दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। घर में जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां होने लगीं। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि मुस्कान इस घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसीलिए सब उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रहे थे। जिस लड़के से मुस्कान का रिश्ता तय हुआ था उसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था और वह उन लोगों के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी क्योंकि उसके माँ बाप ने यह रिश्ता तय किया था। फिर घर में शहनाइयां बजने लगीं, पूरा घर सजा दिया गया था और खुशियों का माहौल था। सारे मेहमान घर में आने लगे और फिर मुस्कान की शादी की तैयारियां पूरी हो गईं। आज उसकी मेहंदी की रात थी और मुस्कान पीले रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर मेहंदी के बाद वह अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी एक सहेली जोया उसके पास आई और कहने लगी, मुस्कान, चलो हम इस रात को यादगार बनाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम उसी बाग में चलेंगे जहां पर हम बचपन में खेलने जाते थे। जोया मुस्कान की बचपन की सहेली थी। मुस्कान हैरत से कहने लगी, अरे जोया, आज मेरी मेहंदी है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? देखो, घर में सारे मेहमान हैं। जोया कहने लगी, कुछ नहीं होता। देखो, शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी और ना जाने मेरी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर कल तो तुम्हारी बारात है, तुम रुखसत होकर शहर चली जाओगी। प्लीज इनकार ना करो। उसकी मिन्नतों के बाद मुस्कान भी इस बात पर राजी हो गई कि वह जोया के साथ उसी बाग में जाए जहां पर वे बचपन में खेलने जाते थे। वहां एक झूला बंधा हुआ था और वे दोनों झूला लेने के बहाने दिन हो या रात एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बाग में पहुंच जाती थीं। बाग के पास ही एक नहर भी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के अक्सर लोग इस नहर से पानी भरने जाते थे और गांव की औरतें वहां कपड़े धोती थीं। फिर जोया और मुस्कान रात के 10 बजे चुपके से घर से निकल पड़ी। किसी को नहीं पता चला था कि काली रंग की चादर में लिपटी मुस्कान जोया के साथ घर से निकल गई थी। जोया उसे अपने साथ उसी बाग में ले आई थी। वे दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। तभी अचानक जोया कहने लगी, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, बस मैं अभी आती हूँ। मुस्कान जल्दी से कहने लगी, अरे, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? जोया कहने लगी, बस मैं अभी आती हूँ। दरअसल मैं एक चीज भूल आई थी, कहीं अम्मा को वह बात पता न चल जाए। बस मैं उस चीज को छुपा कर आती हूँ। ऐसे लग रहा था कि जोया बहुत जल्दी में थी और मुस्कान को अकेला छोड़कर चली गई। मुस्कान बहुत घबरा रही थी क्योंकि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जोया उसे आधी रात को इस बाग में छोड़कर चली गई थी, जबकि उसने अपनी मेहंदी का सूट पहन रखा था। वह दुआ कर रही थी कि जोया जल्दी से वापस आ जाए। शायद उसने यहाँ आकर कोई गलती की है। वह उठकर खड़ी हुई थी कि जैसे ही पलटी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने उस गांव का एक आवाश नौजवान खड़ा था जिसका नाम बाबर था। मुस्कान को देखकर बाबर की आंखों में चमक थी, लेकिन मुस्कान को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्कान ने पूछा। बाबर अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर मुस्कान खौफजदा हो गई और कहने लगी, कौन सी बेइज्जती? बाबर उसके सामने आकर कहने लगा, उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। आज मैं उस थप्पड़ का बदला लूंगा। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, सारे गांव वालों को बताया कि मैं एक आवाश नौजवान हूँ। आज मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा। फिर उसने मुस्कान को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुस्कान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि बाबर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेहंदी की रात मुस्कान अपनी इज्जत खो चुकी थी। जोया धोखे से उसे बाग में लेकर आई थी। उसने दोस्ती के नाम पर उसके साथ दगा किया था। वह बाबर के साथ मिली हुई थी, लेकिन बाबर अपना बदला लेकर उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। मुस्कान दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। ये क्या हो गया उसके साथ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंची थी। उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने भी नहीं किया।
उसने यह बात सबसे छुपा ली थी, लेकिन जोया जब से उसके सामने नहीं आई थी, अपनी बचपन की दोस्त की इस कदर मक्कारी और बेवफाई पर वह खून के आंसू रो रही थी। वह बाबर के कहने पर उस रात, जिस रात उसकी मेहंदी थी, उसे बाग में ले गई थी, वह भी जानबूझकर, जहां पर बाबर ने उसके साथ खिलवाड़ किया था। कोई मेहंदी की रात किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगले दिन मुस्कान की बारात थी, लेकिन उसके होठों से हंसी जुदा हो गई थी। अब वह हंसना मुस्कुराना भूलकर किसी मुर्दे की तरह बैठी थी। उसे हंसा भी नहीं जा रहा था। लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल खामोश थी। इस सदमे का असर उसके चेहरे पर था। सभी लोग तज्जुब से कह रहे थे कि आखिर मुस्कान को क्या हुआ है, क्या वह इस शादी पर खुश नहीं है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मुस्कान के ऊपर क्या कयामत टूटी थी। रंग का जोड़ा पहना और वह बहुत ही उदास लग रही थी। वह सबसे कहना चाहती थी कि वह शादी के लायक नहीं रही, क्योंकि वह किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपनी इज्जत खो चुकी है। बाबर ने उससे अपना बदला लिया था और वह भी उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला चुका था। लेकिन वह अब एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके पास इज्जत नहीं थी। अगर शादी की रात उसके शौहर के सामने यह राज आ गया तो वह कहाँ जाएगी। यही सोचकर वह ऐसे लग रही थी जैसे उसके जिस्म में जान नहीं है। फिर रुखसती के बाद उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके माँ बाप भी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अपनी मेहंदी की रात अपनी इज्जत खो चुकी है। घर वालों से छुपाकर अपनी सहेली के कहने पर वह बाग में चली गई थी, लेकिन इस मासूम को नहीं पता था कि वह एक साजिश का हिस्सा बन चुकी है और इस साजिश के नतीजे में मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आखिरकार वह रुखसत होकर दूसरे शहर चली आई, जहां पर उसका निकाह सरफराज के साथ हो गया था। सरफराज मुस्कान के शौहर बने और जैसे ही कमरे में आए, मुस्कान बहुत ज्यादा डर रही थी। वह सोच रही थी कि आज उसका वह राज सामने आ जाएगा जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। सरफराज कमरे में आया और उसने दुल्हन बनी मुस्कान को देखा, जो सर झुकाए बैठी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सरफराज के चेहरे पर परेशानी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात से परेशान था। फिर वह मुस्कान के सामने बैठा और उसे कहने लगा, मुस्कान, मुझे माफ़ कर देना। मैं इस शादी पर राज़ी नहीं था, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कर दी। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई। फिर सरफराज शर्मिंदगी से कहने लगा, दरअसल मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूँ। मैं एक नामर्द हूँ। यह सुनकर मुस्कान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कुदरत ने खुद ही उसके लिए आसानी कर दी थी। जब सरफराज ने उसे बताया कि वह एक नामर्द है और शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी, क्योंकि घर वाले उसका राज नहीं जानते थे। उसने मुस्कान के सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी इज्जत रखोगी और मेरा यह राज कभी किसी के सामने नहीं खोलोगी। मुस्कान ने उससे वादा कर लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि एक राज वह भी छुपा कर बैठी है। अगर इस बात का पता सरफराज को चल जाता तो सरफराज शादी की रात ही उसे तलाक दे देता। शुक्र है कि खुदा ने उसका राज्य रख लिया था। अब मुस्कान की इज्जत यहीं पर छुपी रही। सरफराज ने उसकी इज्जत रखी तो उसने सरफराज की इज्जत रखने का वादा कर लिया था। सरफराज एक नामर्द था, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। फिर यूं ही दिन गुजरने लगे। एक बार वह सरफराज के साथ अपने घर वालों से भी मिलकर आ गई थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। जैसे आम तौर पर शादी के बाद लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, उसे ऐसा कोई शौक नहीं था। सरफराज के घर वाले भी उससे कहते थे कि वह तैयार होकर रहा करे। सरफराज की बहनों को अपनी यह खूबसूरत सी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, जो हर वक्त खामोश रहती थी। सरफराज की माँ का नाम जमीला था, लेकिन जमीला एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने देखा कि मुस्कान हर वक्त खामोश रहती है और कमरे में पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह आकर उससे कहने लगी, तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता हो गया है, अब घर के कामकाज करना शुरू करो। मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, वे घर के काम नहीं कर सकती। मुस्कान ने उसके सामने सर झुका लिया और कहने लगी, जी अम्मी, जैसा आप कहें मैं घर का सारा काम करूंगी, क्योंकि मुझे सारा काम करना आता है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई।
वह समझ रही थी कि मुस्कान एक नखरे वाली लड़की है, वह इस बात से इनकार करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बला की खामोशी थी। ऐसे लगता था कि उसके वजूद में एक गहरा राज छुपा हुआ है। अब मुस्कान खामोशी से घर का कामकाज करती रहती थी। वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसके ऊपर जो कयामत बीत गई थी उसका जिक्र वह किसी से भी नहीं करना चाहती थी। उसकी सास जमीला उससे बहुत खुश थी कि उसे बहुत अच्छी बहू मिल गई है, जबकि सरफराज भी खुश था कि मुस्कान ने उसका राज छुपा लिया है। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। उसकी शादी को 1 महीना गुजर गया था। एक दिन सरफराज ऑफिस से घर आया और वह जल्दी जल्दी बैग पैक कर रहा था। मुस्कान उसे देखकर हैरान थी। वह उससे कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? सरफराज उसे कहने लगा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे दूसरे शहर जाना होगा। यह सुनकर मुस्कान हैरान रह गई थी कि वह दूसरे शहर जा रहा है, उसे यहाँ अकेला छोड़कर। लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। सरफराज अपने दोस्त के पास चला गया था, जबकि वह खामोशी से घर के कामकाज करती रहती। उसके साथ जो भी हुआ था, उस वाक्य ने उसके ज़हन पर गहरा असर छोड़ा था। फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे मुसलसल उल्टियां लग रही थीं। वह बीमार होकर बिस्तर पर जा गिरी थी। उसकी सास जमीला उसे देखकर परेशान हो गई। वह मुस्कान से कहने लगी, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी इतनी तबीयत क्यों खराब है? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मुस्कान डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मुस्कान की हालत ज्यादा खराब हो गई, तो जमीला उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एक औरत थी। वह मुस्कान को गौर से देखने लगी, फिर जमीला से कहने लगी, तुम्हारी बहू हामिला है, यह माँ बनने वाली है। जमीला यह सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि सरफराज और मुस्कान की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। डॉक्टर जमीला की हैरानी देखकर कहने लगी, तुम्हारी बहू की शादी को कितना अरसा हो गया है? जमीला कहने लगी, अभी मेरे बेटे की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। डॉक्टर ने कहा, यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। जमीला भी बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी मुस्कान को लेकर घर आ गई। लेकिन 2 दिन बाद जब सरफराज घर आया और जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी बीवी हामिला है, तो यह सुनकर उसके होश उड़ गए। वह गुस्से भरी नज़रों से मुस्कान की तरफ देख रहा था। वह जमीला से तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन कमरे में आते ही वह मुस्कान की तरफ नफरत से देखते हुए कहने लगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा राज छुपाने का वादा किया था, लेकिन अपना मुंह कहाँ से काला किया है? यह बच्चा मेरा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ। फिर तुमने यह बच्चा कैसे पैदा कर लिया? मुस्कान दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। वह सरफराज से कहने लगी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मेरी भी किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सरफराज उसे गुस्से से कहने लगा, फिर तुमने शादी क्यों की? यह बच्चा मेरा हरगिज़ नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। मैं दुनिया वालों के सामने अपनी सच्चाई नहीं लाना चाहता। तुमने इसका फ़ायदा उठाया है, तुम एक गुनहगार लड़की हो। वह मुस्कान को खूब जलील कर रहा था, उसे बातें सुना रहा था और फिर खामोशी से घर से बाहर चला गया। पीछे मुस्कान घुटनों में मुंह छुपाकर रोए चली जा रही थी। उसे अपनी मेहंदी की वह रात याद आई जब बाबर ने उस पर जुल्म किया था और उसकी बचपन की सहेली जोया ने उसके साथ धोखा किया था। उसकी वजह से आज उसे यह सब भुगतना पड़ रहा था। अब सरफराज उससे बात भी नहीं करता था। वह जोया को एक बदकिरदार लड़की समझ रहा था, लेकिन जोया को यह गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि एक ऐसा वजूद उसके अंदर पल रहा है जो नाजायज़ था। दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लेकिन घर वाले यही समझते थे कि यह बच्चा सरफराज का है। वे सरफराज की हकीकत नहीं जानते थे कि वह बाप बनने की सलाहियत से महरूम था। फिर एक दिन सरफराज मुस्कान से कहने लगा, मेरे दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, वह अस्पताल में दाखिल है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुस्कान उसके कहने पर अस्पताल चली गई। आई थी, उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बेड पर लेटे उस शख्स पर पड़ी तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया। वह कोई और नहीं बल्कि बाबर था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि सरफराज का दोस्त बाबर होगा जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। वह मेहंदी की रात अपनी इज्जत से हाथ धो बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से,
और आज वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। फिर सरफराज ने उसे बताया कि बाबर अपनी दोनों टांगों से माजूर हो गया है क्योंकि उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। बाबर ने भी मुस्कान को पहचान लिया था। अब वह नजरें झुकाए जमीन को देखे जा रहा था, लेकिन मुस्कान वहां एक लम्हे के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। फिर वह सरफराज के साथ वापस घर आ गई। घर आते ही उसने कमरे में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। सरफराज कमरे में आया तो मुस्कान को रोते हुए देखकर वह परेशान हो गया। वह हैरान हुआ और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन मुस्कान ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह नहीं बताना चाहती थी कि सरफराज का दोस्त उसकी इज्जत का लुटेरा है, जिसने मेहंदी की रात उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। फिर एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। सरफराज घर से बाहर था। उसके घर वाले ही उसे लेकर अस्पताल गए थे, जहां पर मुस्कान ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। लेकिन उस बेटे को देखकर उसकी आंखों में कोई खुशी की चमक नहीं थी, बल्कि वह पत्थरीली नज़रों से उसके वजूद को देख रही थी। जब जमीला ने अपने बेटे को यह खुशखबरी सुनाई कि वह एक बेटे का बाप बन गया है, तो सरफराज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। लेकिन मुस्कान सोच रही थी कि अगर उसका राज दुनिया के सामने आ जाता तो वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अब वह उस बच्चे को पाल रही थी। सारे घर वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन सरफराज की आंखों में उसके लिए नफरत होती थी। वह उस बच्चे से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। जमीला ने एक दिन मुस्कान से पूछा, तुम जानती हो ना कि सरफराज इस बच्चे से नफरत करता है और तुम फिर भी चुप हो? आखिर क्यों? मुस्कान चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में गहरी उदासी और गम था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जमीला को समझ में आ गया था कि मुस्कान के दिल में गहरे दर्द के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वह चाहती थी कि मुस्कान सरफराज से अपनी सच्चाई बयान करे ताकि यह गलत फहमी दूर हो सके। अगले दिन जमीला ने मुस्कान से एक बार फिर से पूछा, तुम अपनी चुप्पी क्यों रखे हो? अगर सरफराज को तुम्हारा राज पता चलता तो क्या वह फिर से तुम्हारी और उस बच्चे की हालत ठीक करता? मुस्कान ने सिर झुकाया और हल्के से कहा, मैं चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, और अब मुझे लगता है कि जो भी हुआ वह मेरे तकदीर का हिस्सा था। लेकिन मुस्कान डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मुस्कान की हालत ज्यादा खराब हो गई तो जमीला उसे अपने साथ यह सुनकर जमीला और भी दुखी हो गई। वह जानती थी कि मुस्कान ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। जमीला ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी बहू की मदद करे। एक दिन जमीला ने सरफराज से सीधे सवाल किया, तुम मुस्कान से और अयान से क्यों नफरत करते हो? तुम जानते हो कि अयान तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन वह तुम्हारे दिल में है। उसे अपना प्यार क्यों नहीं देते? सरफराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम नहीं समझ सकती माँ, यह सब बहुत उलझा हुआ है। मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि वह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया। जमीला ने उसे समझाया, लेकिन वह बच्चा तुम्हारा ही तो है। वह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम चाहे जितना भी खुद को समझाओ, लेकिन तुम्हारी असलियत और तुम्हारा प्यार वही है जो तुम्हारी औलाद से होता है। अब सरफराज को समझ में आने लगा था कि वह जो भी कर रहा था वह खुद अपनी जिंदगी को नकार रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियां मानी और मुस्कान के पास जाकर उसे अपना गलत रुख समझाया। मुस्कान की आंखों में एक आशा की लहर आई, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं था कि सब कुछ पहले जैसा हो सकेगा। साथ ही अयान अब धीरे धीरे समझने लगा था कि उसके आसपास का प्यार सच्चा है, चाहे वह सरफराज से हो या मुस्कान से। वह अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा था और अपनी मेहनत से हर किसी का दिल जीतने लगा था। अब सरफराज को भी यह एहसास हुआ कि वह जितना भी अपने अतीत से भागने की कोशिश करता रहा था, असल में वह खुद अपने और अपनी फैमिली के सामने सही इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सरफराज ने मुस्कान से माफ़ी मांगी और अयान को गले लगाया, मुस्कान की आंखों में राहत की लहर दौड़ गई। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और तकलीफ़ें आखिरकार रंग लाई हैं। सरफराज ने उसे अब अपने दिल से स्वीकार किया था और वह जानता था कि उसने जो गलत समझा था उसे अब सही तरीके से समझा है। मुस्कान का राज अब सबके सामने था और सरफराज को यह एहसास हो गया
कि वह खुद भी कई सालों से अपनी गलतियों को छुपाए बैठा था। अयान, जो अब बड़े हो रहा था, अपने पिता के प्यार को महसूस कर रहा था। उसका दिल भी अब यह समझने लगा था कि उसे दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब एक परिवार है जो उसे सच्चे प्यार से स्वीकार करता है। जमीला, जो अब मुस्कान और सरफराज के रिश्ते को बेहतर होते देख रही थी, खुश थी कि उसकी बहू और बेटा अब एक दूसरे के साथ सही मायने में जुड़े थे। इस पूरी कहानी का एक अहम संदेश था कि कभी कभी हमारी गलत फहमियाँ हमें बहुत दूर ले जाती हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान अपने गलत फैसलों से सीखता है। सरफराज ने इस पूरी घटना से यह सीखा कि सच्चाई को जानने के बाद ही किसी पर आरोप लगाना चाहिए और उस पर बिना सही जानकारी के गुस्सा करना या नफरत करना गलत है। मुस्कान, जो हमेशा चुप रही और अपने दर्द को खुद में समेटे रखा, अब सरफराज के दिल में एक नई जगह बना चुकी थी। उनकी जिंदगी अब नई शुरुआत के साथ चल रही थी। अयान की मासूमियत और सरफराज की माफ़ी ने परिवार में शांति और समझ का माहौल बना दिया। मुस्कान का दिल अब हल्का हो चुका था और उसने समझ लिया था कि कभी कभी हमें अपनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही समय पर सच्चाई बोलने से ही इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है। ये सुनकर जमीला और भी दुखी हो गई। वह जानती थी कि मुस्कान ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताई। जमीला ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी बहू की मदद करे। एक दिन जमीला ने